नमस्कार। तो देखिए एचपी टेट की नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है और आप एचपी टेट के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो रहने वाली है। एचपी टेट की जब भी हम स्पेसिफिक रूप से बात करते हैं ना, तो देखो एचपी टेट के लिए मुझे लगता है कि कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप थोड़ा सा भी सीरियसली तैयारी जो है वो करते हैं। बस एचपी टेट में पास अगर आपको होना है तो एक स्ट्रेटजी बनाइए। जीके आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। जीके के अलावा कुछ एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक अपने ऐसे कीजिए कि आप 80 90 नंबर चाहिए होते हैं वहाँ पर, तो 90 नंबर आप इजीली जो है वो ले पाएँ। और ये जो हमने सीरीज़ अभी एचपी टेट के लिए स्टार्ट की है, मैं गारंटी आपको देता हूँ कि यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आपको हर एक टेट में देखने को जो है वो मिलेंगे अगर आप सीरियसली जो है वो तैयारी करते हैं। और ये सीरीज़ तभी कंटिन्यू हो पाएगी जब आपका जो है वो अच्छा खासा रिस्पॉन्स जो है वो मिलता है। तो वीडियो को शेयर करें ताकि आपका रिस्पॉन्स हमें जो है वो पता चल सके और हम जो है वो इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकें और फिर आपका एचपी टेट का एग्ज़ाम जो है वो अच्छे खासे नंबरों से जो है वो क्वालिफाई हो सके। हम तो टारगेट मान के चलेंगे कि 100 से ज़्यादा ऊपर नंबर आपके टेट में आ जाएं। फिर तो क्वेश्चन नंबर 31 से जो है हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टेब्लाइज नीति आयोग टू रिप्लेस द। तो नीति आयोग को बनाया गया। नीति आयोग को जब बनाया गया तो उसने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहली बात तो ध्यान रखनी है कि नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को जब रिप्लेस किया तो प्लानिंग कमीशन को कब बनाया गया था। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। उस टाइम प्रधानमंत्री जो था वो जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी उस टाइम बनाई गई थी, केसी नियोगी कमेटी बनाई गई थी जिसकी रिकमेंडेशन के ऊपर इस प्लानिंग कमीशन को जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था। परंतु जैसे ही नई सरकार जो है वो आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आप कह लीजिए, जब 2014 में बनती है तो ये डिसीजन लिया जाता है कि ये जो प्लानिंग कमीशन है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा और एक नई बॉडी बनाई जाएगी जिसको नीति आयोग जो है वो नाम दिया जाएगा। अब क्वेश्चन पूछने वाला अगली बार टेट में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नीति आयोग की स्थापना जो था वो कब की गई थी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग जो था वो कब बनाया गया। तो देखिए 13 अगस्त 2014, 13 अगस्त 2014 को जो था वो प्लानिंग कमीशन को जो था वो स्क्रैप कर दिया गया और नीति आयोग को जो था वो जनवरी 1 2015 में जो था वो बना दिया गया था। जनवरी 1 2015 में जो था वो नीति आयोग फिर बन गया था। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह जो है वो काम करता है। हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी जो है वो आती हैं, जैसे कि यहाँ पर फाइनेंस कमीशन जो है वो दिया गया है। फाइनेंस कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो आती है और इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइनेंस कमीशन से कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है? 280 नंबर आर्टिकल जो है वो फाइनेंस कमीशन से जो है वो संबंधित है। पहले जो फाइनेंस कमीशन थे वो कौन थे? इनके फाइनेंस कमीशन जो पहली बार बनाया गया था 1951 में बनाया गया था, तो इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे केसी निगोय। ये आपने ध्यान रखना, केसी निगोय जो था वो इसके चेयरमैन जो था वो बने थे। ठीक है, ये पहले फाइनेंस कमीशन के जो था वो चेयरमैन थे। अगर हम प्रेजेंट टाइम में फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में जो फाइनेंस कमीशन है वो 16वें नंबर का 16th नंबर का फाइनेंस कमीशन है और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। फाइनेंस कमीशन के बारे में हो गया। यहाँ पर लॉ कमीशन भी दिया गया है। लॉ कमीशन के बारे में भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में जो था वो पहला लॉ कमीशन बनाया गया था, वो कब एस्टेब्लाइज किया गया था? 1834 में उसको एस्टेब्लाइज किया गया था। उसके जो चेयरमैन थे उनका नाम पूछा जाता है। उनका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। देखिए उनका नाम था लॉर्ड मैक्यूले। लॉर्ड मैक्यूले का नाम आपने ध्यान रखना है। ये जो था वो पहले लॉ कमिश्नर थे, MACAULAY मैक्यूले, ये आपने ध्यान रखना है इनका नाम। ये जो था वो पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन थे। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की ये बात की जा रही है। ह्यूमन राइट कमीशन भी जो है वो यहाँ पर दिया गया है, तो ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में भी जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इसको एस्टेब्लाइज किया गया था 1993 में। ये आपने ध्यान रखना है, 1993 में इसको एस्टेब्लाइज किया गया था। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैच्यूरी बॉडी जो है वो मानी जाती है और इसके जो चेयरमैन होते हैं और जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल जो है वो या तो 5 ईयर होता है या तो फिर 70 साल जो है वो उनका कार्यकाल जो है वो होता है। 5 ईयर और अनटिल ही और सी अटेन 70 ईयर्स जो है उनका कार्यकाल माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोलते हैं किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है तो वो कहा जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अच्छा, अगर अमेंडमेंट्स की ही बात हो रही है तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक और क्वेश्चन जो है वो बनता है। वो क्वेश्चन ये बनता है कि सोशलिस्ट शब्द जो था वो प्रियम्बल में जो है वो ऐड किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है हमारा उसमें जो है वो सोशलिस्ट शब्द जो है वो ऐड किया गया है। वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है वो किया गया है? तो यही वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिससे उसको जो है वो ऐड किया गया है।
वैसे ही हमने बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ रखी हैं, जैसे कि वोटिंग एज पहले 21 ईयर्स हुआ करती थी, अब 18 ईयर्स जो है वो कर दी गई है। तो 21 ईयर से घटाकर 18 ईयर जो वोटिंग एज की गई वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से की गई? वो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो था वो की गई। उसी तरह क्वेश्चन पूछ जाता है पंचायती राज से जो है कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो डील करती है? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पंचायती राज से जो है वो डील करती है। राइट टू प्रॉपर्टी आपको पता है पहले जो था वो फंडामेंटल राइट जो था वो हुआ करता था, उसको फिर फंडामेंटल राइट से जो था वो डिलीट कर दिया गया। वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो था वो किया गया था? तो राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो उसको डिलीट किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को यूज़ करके जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी को जो था वो डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट की श्रेणी से। और फिर इसको जो था वो लीगल राइट जो था वो बनाया गया था, तो ये भी पता होना चाहिए। तो ये बेसिक से क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, एक बार जब भी तैयारी आप कर रहे हैं, पॉलिटी आप ज़रूर पढ़ेंगे, किसी भी छोटा बड़ा एग्जाम कोई भी है, एक बार प्रियम्बल अपना ज़रूर देखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बोलते हैं कि संविधान के प्रस्ताव में लिखे गए शब्दों को सही क्रम से चुनिए। तो संविधान में लिखे गए शब्द जो हैं, अगर आप उनको सही क्रम से चुनेंगे तो इनमें से सही आंसर कौन होगा? सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये जो है वो सही क्रम दिया गया है। पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये जो है वो बिल्कुल सही क्रम दिया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है वो ऐसे लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू आ, फिर कुछ वर्ड जो हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहले सोवरेन वर्ड दिया गया है, उसके बाद सोशलिस्ट वर्ड दिया गया है, उसके बाद सेकुलर वर्ड दिया गया है, और उसके बाद दिया गया है ये डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक वर्ड। ये जो है वो वर्ड मेंशन किए गए हैं। और वहीं पर जो है वो कहा गया है कि हर एक सिटीजन के पास जस्टिस है। जस्टिस की बात की गई है, सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है और पॉलिटिकल जस्टिस है। 3 तरह का जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। और लिबर्टी की बात जो है वो की गई है, लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, लिबर्टी ऑफ फेथ है, लिबर्टी ऑफ वर्शिप है। इक्वलिटी की जो है वो वहाँ पर बात की गई है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, एंड टू प्रमोट अमंग दम ऑल जो है वो दिया गया है। फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारे की बात वहाँ पर की गई है। वहाँ पर ये सारे वर्ड दिए गए हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, वो भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच हाउस कैन मनी बिल बी इंट्रोड्यूस्ड। तो बोलते हैं कि धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है। देखो, अगर हम बात करते हैं धन विधेयक की, मनी बिल की, कि मनी बिल को कहाँ पर जो है वो पेश किया जाता है, तो मनी बिल का तो रूल ही ये है कि उसको कहाँ पर पेश किया जाएगा, लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। इन लोकसभा ओनली 34 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मनी बिल की भी पूरी बात बताता हूँ। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि मनी बिल को जो है वो कौन से आर्टिकल में जो है वो डिफाइन किया गया है, इसकी डेफिनेशन कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल नंबर 110 आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो ध्यान रखना है। अब इसको इंट्रोड्यूस करने की बात क्या होती है, किस तरह से इसको इंट्रोड्यूस जो है वो किया जाता है। मनी बिल को इंट्रोड्यूस अगर करना है तो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और इसमें जो है वो रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की सहमति, रिकमेंडेशन के ऊपर ही जो है वो उसको इंट्रोड्यूस जो है वो किया जाता है। और आपने साथ में ध्यान रखना है कि ये बिल जो है, ऐसा नहीं कि कोई भी लोकसभा का सदस्य इसको लेकर चला गया, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मंत्री जो होगा लोकसभा से, वही ओनली बाय मिनिस्टर जो है वही इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा आपने ध्यान रखना है, जब मनी बिल लोकसभा से पास हो जाता है तब ये जाता है राज्यसभा के पास। राज्यसभा के पास कुछ ज़्यादा पावर्स नहीं होती इसको लेकर, राज्यसभा के पास नाम मात्र रूप में ही ये एक जाता है, और 14 दिनों का टाइम होता है राज्यसभा से ये फिर रिटर्न करना पड़ता है। उसमें कोई रिकमेंडेशन देगा भी राज्यसभा तो वो मर्जी है उसमें चेंज किया जाए या ना किया जाए, परंतु लोकसभा ही इसमें सुप्रीम बॉडी है, लोकसभा के पास ही जो है वो सारी पावर्स मनी बिल की जो है वो दी गई हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इसलिए जो है वो मनी बिल के बारे में क्वेश्चन बना है यहाँ पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सहारा डिजर्ट इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ऐसा तो पता है कि सहारा डिजर्ट कहाँ पर है, अफ्रीका में है, परंतु अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी जो है ये डिजर्ट जो है वो कौन से पार्ट में आता है। तो सहारा मरुस्थल जो है वो आता है नॉर्दर्न पार्ट में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अलग अलग रेगिस्तान आते हैं। तो क्वेश्चन पूछ जाता है कि कौन सा डिजर्ट जो है वो
लार्जेस्ट डिज़र्ट है वर्ल्ड का, तो ये सहारा डिज़र्ट ही जो है वो लार्जेस्ट डिज़र्ट है वर्ल्ड का। और इंडिया का जो डिज़र्ट है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इंडिया के डिज़र्ट को जो है वो इंडियन डिज़र्ट जो है उसको थार डिज़र्ट भी जो है वो कहा जाता है। जो अर्थ का लैंड सरफेस है उसकी बात करते हैं तो 1/3 पार्ट जो है वो डिज़र्ट रीजन से जो है वो ऑक्यूपाई है, ये भी पता होना चाहिए। देखो थार डिज़र्ट में पंजाब का कुछ क्षेत्र भी आता है, तो क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ लेता है कि पंजाब का कौन सा एरिया जो है वो थार डिज़र्ट में आता है। तो पंजाब का जो सिंध सागर दोआब है ना, सिंध सागर दोआब जो है वो थार डिज़र्ट में जो है वो आता है। तो ये रेगिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका को जो है वो सेपरेट करने वाली जो स्टेट है उसका क्या नाम है, उसका पाक स्टेट नाम है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऑप्शन डी सही आंसर है। ये क्वेश्चन तो हज़ारों बार एग्जाम में पूछा गया है। यहीं से एक और बात आपने ध्यान रखनी है, यहाँ से आपने क्या ध्यान रखना है, आपने ये यहाँ से ध्यान रखना है कि हमारे पास अलग अलग ऐसी स्टेट्स आती हैं जो अलग अलग वाटर बॉडीज़ को जो है वो ज्वाइन करती है। पाक स्टेट हो गया, वैसे तो ये कंट्रीज़ यहाँ पर दे दी गई हैं इंडिया और श्रीलंका, परंतु वाटर बॉडीज़ की यहाँ पर बात की जाए तो पाक स्टेट जो है वो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन को जो है वो ज्वाइन करती है। यहाँ पर ही ऑप्शन में जो है वो आपको मलाक्का स्ट्रेट देखने को मिल जाएगा। मलाक्का स्ट्रेट जो है वो जावा सी और बे ऑफ बंगाल को जो है वो ज्वाइन करती है। अगर कंट्रीज़ की बात की जाए तो ये इंडिया और इंडोनेशिया को जो है वो ज्वाइन करती है। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये है। और यहाँ पर जो है वो बब अल मंदेव स्टेट भी जो है वो दिया गया है। बब अल मंदेव जलडमरू, ये जो है वो रेड सी और अराबियन सी को जो है वो ज्वाइन करता है। और कॉन्टिनेंट्स में बात की जाए या रीजन में बात की जाए तो अराबिया और अफ्रीका के बीच में जो है ये ज्वाइन करता है। तो ये आपने इन 3 स्टेट्स के बारे में ध्यान रखना है। वैसे ही फ्लोरिडा स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लोरिडा स्टेट किस किस को ज्वाइन करती है, तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशियन को जो है वो ज्वाइन करती है। एक सुंडा स्टेट हो गई। सुंडा स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो जावा सी और इंडियन ओशियन को ये कनेक्ट करती है। जावा सी और इंडियन ओशियन को जो है ये कनेक्ट करती है। तो ये आप अलग अलग स्टेट्स के बारे में ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु कंपोज्ड द तमिल एपिक शिल्पाधिकारम। तो बोलते हैं कि तमिल महाकाव्य है शिल्पाधिकारम, इसकी रचना किसने की थी। देखो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है फिर से ऐसे ही इसी वे में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और गलत नहीं होना चाहिए। ये जो शिल्पाधिकारम एक महाकाव्य है, इसको किसने कंपोज किया था, इसको जो था वो इलांगो के द्वारा कंपोज किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इलांगो ने इसको कंपोज किया था। हमारे पास महाभारत का क्वेश्चन पूछा जाए कि उसको किसने कंपोज किया था, तो वेद व्यास जी जो हैं वो उसके ऑथर हैं, वो आपने ध्यान रखना है। महाभारत की बात की जाए तो वाल्मीकि जी का नाम आपने ध्यान रखना है। अगर अभिज्ञान शकुंतलम की बात की जाए तो कालिदास का नाम आपने ध्यान रखना है। एक गोदान बड़ा ही फेमस जो है वो नोवेल है। गोदान की बात की जाए तो मुंशी प्रेमचंद का नाम आपने ध्यान रखना है। कालिदास की हम बात कर रहे थे तो कालिदास के द्वारा रघुवंशम भी लिखी गई है, मेघदूतम भी इनके द्वारा लिखी गई है, ऋतु संहारा भी इनके द्वारा लिखी गई है। तो कालिदास के नाम ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ हो गए जो मैंने आपको बताए। साथ में आपने यहाँ पर पंचतंत्र के बारे में ध्यान रखना है। विष्णु शर्मा के द्वारा इसको लिखा गया पंचतंत्र को। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो बुक्स हैं, इनके ऑथर आपने ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, बोलते हैं इबन बतूता द ट्रैवलर केम फ्रॉम विच कंट्री और टू इंडिया। तो इबन बतूता बोलते हैं कौन सी कंट्री से जो था वो भारत आया था। देखो इबन बतूता की बात करते हैं तो वो मोरक्को कंट्री से आया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मोरक्को कंट्री से ये आया था। और इस तरह से हमारे पास देखने को मिलता है कि इंडियन हिस्ट्री में हम अलग अलग इस तरह के ट्रैवलर पढ़ते हैं जो इंडिया में आए थे। बेसिकली हम हेन सांग के बारे में पढ़ते हैं। हेन सांग जो कि चाइना से जो था वो आया था। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी एक यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि हेन सांग आया तो चाइना से था, परंतु किसके कार्यकाल के दौरान जो था वो आया था। उस टाइम भारत में किसका कार्यकाल हुआ करता था, हर्षवर्धन का कार्यकाल उस टाइम हुआ करता था। अलबरूनी का नाम ध्यान रखना है। अलबरूनी जो था वो पर्सिया से आया था। इनके नाम नोट करते रहिए साथ साथ में। पर्सिया से जो था वो अलबरूनी आया था। मार्को पोलो था एक, मार्को पोलो जो था वो इटली से जो था वो आया था। ये इटली का एक यात्री था मार्को पोलो। और उसी तरह आपने ध्यान रखना है फाहियान भी आया था। फाहियान भी चाइना से ही जो था वो आया था और जो चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल के दौरान आया था। फाहियान का नाम इंपॉर्टेंट है और ये भी साथ में पूछा जाता है कि किसके कार्यकाल के दौरान ये आया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम वॉज स्टार्टेड इन साउथ इंडिया बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो था वो बोलते हैं कि राजस्व प्राप्ति के लिए
दक्षिण भारत में कौन सी व्यवस्था जो था वो लागू की गई थी? तो इनके द्वारा रेतवाड़ी सिस्टम जो था वो स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अभी जो रेतवाड़ी सिस्टम है, ये सिस्टम जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से एचएस लेवल तक के एग्जाम में बने हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेतवाड़ी सिस्टम जो है वो इंडिया के किस पार्ट में जो था वो स्टार्ट किया गया था? तो ये साउथ इंडिया में जो था वो स्टार्ट किया गया था। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था? तो थॉमस मुनरो थे एक, जिनके द्वारा इसको जो था वो डेवलप किया गया था, थॉमस मुनरो के द्वारा। ये कौन से ईयर की बात रही? 1820 के आसपास की ये बात रही जब ये इन सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। वैसे ही हम परमानेंट सेटलमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया गया है। स्थायी बंदोबस्त जिसको कहते हैं, ये परमानेंट सेटलमेंट 1793 में जो था वो इंट्रोड्यूस की गई थी। और किसके कार्यकाल के दौरान ये इंट्रोड्यूस की गई थी? तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान जो था वो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। परमानेंट सेटलमेंट भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच नेशनल मूवमेंट वेंट ऑन साइमल्टेनियसली विद खिलाफत मूवमेंट। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन ऐसा था जो खिलाफत आंदोलन के साथ साथ जो था वो चला था। अगर हम अलग अलग राष्ट्रीय आंदोलनों को देखते हैं तो खिलाफत जो मूवमेंट हुई थी उसके साथ साथ इनमें से कौन सा आंदोलन जो था वो चला था? इनमें से जो था वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो असहयोग आंदोलन जो था वो चला था। अगर यहाँ पर भी बात की जाए कि कब ये क्विट इंडिया मूवमेंट हुई, कब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई, कब चंपारण सत्याग्रह हुआ, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो बात की जाएगी इस खिलाफत आंदोलन की ही कि ये कब जो था वो चला था। खिलाफत मूवमेंट 1919 की है। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं तो ये लगभग 1920 के करीब करीब जो था वो स्टार्ट हुआ था। और उसी तरह अगर हम बात करते हैं 1919 में और क्या हुआ था, तो 1919 में जो था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो हुआ था, वो आपने ध्यान रखना है। 1919 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी जो था वो एक आया था। महात्मा गांधी जो है वो जब भारत वापस आ जाते हैं तो उसके बाद साबरमती आश्रम की स्थापना कब की जाती है? तो 1916 में जो था वो साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट किया जाता है। चंपारण सत्याग्रह 1916 में ही जो था वो स्टार्ट किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918 में जो था वो स्टार्ट हुआ था। अहमदाबाद में एक सत्याग्रह हुआ था, वो 1918 में जो था वो हुआ था। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट तो बाद में चलकर हमें देखने को मिलता है 1942 के आसपास जो था वो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो चलाया गया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमें देखने को मिलता है 1930 के आसपास की ये बात है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु हैज़ बीन मेड द चेयरमैन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन हाई लेवल कमेटी। तो एक देखो, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो था वो हाई लेवल कमेटी जो था वो बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता जो था वो श्री रामनाथ कोविंद जो पहले के प्रेसिडेंट थे, वो जो था वो जो इस कमेटी को चेयर कर रहे थे वो थे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। श्री रामनाथ कोविंद जी का नाम आपने ध्यान रखना है। उसी तरह आपने ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के, वो कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं श्री राजीव कुमार, उनका नाम भी पता होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा अलावा आपको पता होना चाहिए कि 2 इलेक्शन कमिश्नर भी जो हैं वो हैं, तो उन 2 इलेक्शन कमिश्नर के नाम भी आपको पता होने चाहिए। एक का नाम है श्री गणेश कुमार और एक का नाम है श्री सुखवीर सिंह संधू, तो उनके नाम भी पता चल गए। आगे बोलते हैं हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। अभी हम बात कर रहे थे अरविंद पनघड़िया जी की, तो वही जो है वो 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 43 में बोलते हैं हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मेंस सिंगल टाइटल। तो ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया। करंट अफेयर के लिए हमने अलग से उत्तीर्ण सीरीज जो है वो चलाई हुई है, उस उत्तीर्ण सीरीज को देखना, वहाँ से आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मेंस सिंगल टाइटल की यहाँ पर जब बात की गई है तो आपने ध्यान रखना है कि ऑप्शन ए जेनिक सिनर के द्वारा ये जीता गया। ये तो मेंस सिंगल की बात की जा रही है, वुमेन्स सिंगल भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर महिलाओं में सिंगल की बात की जाए कि वुमेन सिंगल किसके द्वारा जीता गया, तो वो अरियाना सबलेंका है जिनके द्वारा ये जीता गया। क्वेश्चन पूछने वाला कंट्री भी पूछ लेता है। जो जेनिक सिनर कौन सी कंट्री से संबंध रखते हैं? ये इटली के प्लेयर हैं। इटली के प्लेयर हैं, तो इटली कंट्री ने ही एक तरह से इस टाइटल को जीता मेन श्रेणी में। और जो महिलाओं में अरियंका सबलेंका के द्वारा जीता गया है, अरियाना सबलेंका के द्वारा, वो कौन सी कंट्री से है? वो बेलारूस कंट्री से जो है वो संबंध रखती हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच रॉकेट वॉज यूज्ड टू कैरी आदित्य L1 सैटेलाइट टू स्टडी द सन। तो बोलते हैं कि सूर्य की जो अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, उस उपग्रह का क्या नाम था? उस रॉकेट का नाम आपको बताना है जिससे आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था। देखिए, आदित्य L1 के लॉन्चिंग की अगर हम बात करते हैं तो आपने वो भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन सी PSLV C57 जो था वो उसका नाम था। आदित्य L1 मिशन लॉन्च कब किया गया था?
तो इसको लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को। 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। अब आदित्य L1 का क्वेश्चन जब पूछ लिया गया तो चंद्रयान मिशन जो हमारा तीसरे नंबर का भी लॉन्च किया गया था उसके बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए चंद्रयान 3 के बारे में भी आपने ध्यान रखना है कि चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया गया था। उसको 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। अब चंद्रयान 3 को लॉन्च तो 14 जुलाई 2023 को किया गया। ये जो चंद्रयान 3 है ना, इसके रॉकेट का क्या नाम है, जहाँ से इसको लॉन्च किया गया उस रॉकेट का क्या नाम है, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। LVM-3M4 जो है वो चंद्रयान 3 के रॉकेट का नाम है। चंद्रयान 3 ने जो था वो कब वहाँ पर जाकर लैंड किया। चंद्रयान 3 की लैंडिंग डेट है 23 अगस्त 2023। तो 23 अगस्त 2023 को उसके द्वारा लैंड किया गया। अब 23 अगस्त को लैंड किया गया तो 23 अगस्त को जिस पॉइंट पर उसने लैंड किया उस पॉइंट को नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। और 23 अगस्त को इंडिया ने डिसाइड किया कि हम जो है वो नेशनल स्पेस डे जो है वो मनाएंगे। और नेशनल स्पेस डे हमने पहली बार 2024 में मनाया, अनाउंस ये पहले हो गया था। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं व्हाट इज़ द न्यू पेडियोलॉजिकल एंड करिकुलम स्ट्रक्चर इन स्कूल एजुकेशन एज एविसेज्ड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो बोलते हैं 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके द्वारा एक नई स्कूली जो पाठ्यचर्चा शैक्षणिक संरचना जो था वो इंट्रोड्यूस की गई थी, वो कौन सी थी। हाँ, एक नया सिस्टम जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी, उसके द्वारा एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। वो किस तरह का सिस्टम था वो भी इंपॉर्टेंट है। एक बार ये क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी पूछा था। तो ये है 5+3+3+4, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इस सिस्टम को जो था वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इंट्रोड्यूस किया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या क्वेश्चन जो है वो बनता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चेयरमैन भी इंपॉर्टेंट हैं, तो उनका नाम है डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन। उनका नाम आपने ध्यान रखना है, डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन जो है वो उनका नाम है। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, इसके जो चेयरमैन हैं इनका नाम है ये। और जब बात हो ही रही है एजुकेशन पॉलिसी की, या यूँ कह लीजिए कि अलग अलग जो एजुकेशन पॉलिसीज एजुकेशन को लेकर रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई, तो हमारे पास इस तरह के और भी चीज़ें आती हैं और भी इस तरह के कमीशन जो है वो आते हैं, वो भी नोट कीजिए। एक तो हमारे पास लॉर्ड मॉकले मिन्यूट कमीशन आया जो कि 1835 में जो था वो आया था। उसके बाद वुड्स डिस्पैच कमीशन हमें 1854 में देखने को जो है वो मिलता है। हंटर कमीशन जो कि एजुकेशन से संबंधित है वो 1882-1883 में जो था वो आया था। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी आया था। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो था वो 1904 का एक एक्ट था, इसका ईयर ध्यान रखें। उसके बाद हमारे पास सैडलर कमीशन जो है वो आता है। सैडलर कमीशन जो है वो 1917 से लेकर 1919 के बीच का ये एक कमीशन है। सैडलर कमीशन के बाद हार्डंग कमेटी जो है वो आती है। ये जो हार्डंग कमेटी है ये 1929 की जो है वो एक कमेटी है। और उसके बाद हमारे पास सर्जेंट प्लान आता है। सर्जेंट प्लान भी इम्पोर्टेंट है। ये प्लान जो है वो लगभग 1944 का जो है ये प्लान है, तो इस प्लान को भी ध्यान रखें। तो ये एजुकेशन, जब आप एजुकेशन टैट एजुकेशन से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड अलग अलग ये कमीशन, अलग अलग ये जो बॉडीज़ गठित की गई थी वो आपने ध्यान रखनी है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पूछी भी गई है किसी न किसी एग्ज़ाम में, तो इसके लिए तैयार रहें। थोड़ा हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन बहुत हैं आज के लिए। रिस्पांस आप अच्छा मिलता रहा तो क्वेश्चन की क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होती रहेगी और वीडियो की लेंथ भी इंक्रीज़ होती रहेगी। अब डिपेंड करता है आप कितना रिस्पांस देते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पर अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना। टेलीग्राम पर ही आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप पर भी हमें ज्वाइन कर लें टेलीग्राम के साथ साथ। इस वीडियो में इतना ही है, अगले क्वेश्चन जल्दी ही आपको मिलेंगे आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।